अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। अच्छा जी, आज की डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो है ए वास्कुलर नेक्रोसिस। ए वास्कुलर नेक्रोसिस को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर AVN भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको हम ओस्टियोनेक्रोसिस भी कहते हैं। ए वास्कुलर जो नेक्रोसिस है ये जो है हिप जॉइंट को बहुत मुतासर करता है। इसके साथ साथ शोल्डर जॉइंट को भी मुतासर करता है, मगर जो ज़्यादा केसेस आते हैं वो हिप जॉइंट के रिलेटेड आते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो हमारी फीमर बोन होती है, जो हमारी थाई की हड्डी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास स्केलेटल है, ठीक है। ये जो हमारी थाई की हड्डी है, ठीक है, जो हमारी रान वाली जिसको हम हड्डी भी बोलते हैं, ये वाली हड्डी का यहाँ पे जो है अल्लाह पाक ने एक सॉकेट बनाई होती है। सॉकेट में इस हड्डी का ऐसे हेड जाके लगता है। अगर आप ये देखें, ये एक बड़ा राउंडेड शेप हेड होता है। ये इस साइड पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बड़ा राउंडेड शेप जो है ये हेड होता है इसके गुलाई के अंदर। ए वास्कुलर नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, जो ये इसकी नेक है, ये हड्डी है, ये इसकी नेक जिसको हम गर्दन बोलते हैं, और ये इसका हेड है जिसको हम सर बोलते हैं। यहाँ पे जो इसकी सर की सप्लाई है वो किसी वजह से खून की सप्लाई जो है वो मुतासर हो जाए तो यहाँ पे जो है हड्डी में बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। जिस बंदे को ये इशू है, अगर आप उसका एक्सरे देखें, उसके अंदर जो इसका ये वाला हेड है, जो ये राउंडेड शेप है, उसमें ये राउंडेड नहीं होगा, उसमें ये बड़ा अजीब सा इसमें जो है बना होगा। इसकी मैं इलामतों की अगर बात करूँ तो हमें इस एरिया के अंदर दर्द होगा, सामने ऐसे दर्द जाएगा घुटने तक, बैक पे भी दर्द हो सकता है, या इसके आगे पीछे या यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा ये ग्रोन एरिया इसको हम बोलते हैं मेडिकली, यहाँ पे आपको जो है वो दर्द हो सकता है। अच्छा, ए वास्कुलर नेक्रोसिस के अंदर अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जी इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है, खून की गर्दिश, वो मुतासर हो जाती है किसी भी वजह से। जब खून की गर्दिश कंप्रोमाइज़ होगी तो वहाँ पे इशू बनेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि टिश्यू जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको खून की सप्लाई नहीं मिल रही। खून में अब अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया कि खून के थ्रू ही सारे जो ज़रूरी अज्ज़ा हैं या ऑक्सीजन है वो सारी जब एक पार्ट को नहीं मिलेगी तो वहाँ पे वो इरिवर्सिबल डैमेज होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसकी जैसे मैंने आपको इलामतें बताई हैं कि इसकी वजूहात मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। इलामतों में जैसे आपको मैंने बताया कि आपको दर्द हो सकता है आपके कूल्हे की अगली साइड पे, पिछली साइड पे, या उसकी लेटरल बाहर वाली साइड पे। इसके साथ जो आपके ये ग्रोन एरिया अंदर वाली साइड है, जो यहाँ पे आपको दर्द हो सकता है। दर्द जो है आपको मुसलसल भी रह सकता है या ऑन ऑफ की सूरत में भी रह सकता है। वजूहात की बात करें तो वजूहात में एक तो ये है कि जो लोग शराब नोशी करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर ये इशू आ सकता है। उसके साथ साथ जो सिगरेट नोशी करते हैं, ठीक है, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, उनके अंदर ये इशू आ सकता है। इसके साथ साथ जो है जो स्टीरॉयड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, छोटी छोटी बात पे जो है वो जाके स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा लेते हैं, कमर दर्द है, सर में दर्द है, पता नहीं क्या क्या। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो के अंदर जो है ये चीज़ लाजमी डिस्कस करता हूँ कि खुदारा स्टीरॉयड से बचें, बिला वजह स्टीरॉयड का यूज़ ना करें। आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम हो रही है। इसीलिए आजकल के दौर में लोग जो है वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हैं, लोगों को बहुत सारे जो है अमराज लगे हुए हैं, वो इसी वजह से मैक्सिमम जो है हमारे जो क्वैक्स हैं हमें नहीं पता होता, ख़ासकर बैकवर्ड एरिया के अंदर जहाँ पे मतलब है कि इतनी एजुकेशन नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। वहाँ पे सुनने को आया जी फ़लाँ के हाथ में बड़ी शिफा है, एक टीका लगाने से जो है बंदा तंदुरुस्त हो जाता है। तो वो एक टीका जो है वो स्टीरॉयड का होता है, या टैबलेट की फॉर्म में आपको स्टीरॉयड दिया जा रहा है, तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। वो आपको जो है आने वाले वक्त में पता चलता है कि इसका जो है हमें ये इसके नुकसानात हमारे साथ हो चुके हैं। तो खुदारा स्टीरॉयड का अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें। जो क्वैक्स हैं वैसे तो उन्होंने हटना नहीं, लेकिन इस लेवल पे जाके लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ ना करें, ठीक है। तो ये भी वजूहात हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको कोई ट्रामा हो जाए, इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट कहीं पे आपके हो जाए, कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए,
जब आपकी फीमर फ्रैक्चर होती है, फीमर फ्रैक्चर होने के साथ या आपकी हेड या नेक फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ पे जो खून की सप्लाई है वो मुतासर हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको इशू बन सकता है। और ये सारी वजूहत होती हैं। अब इसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं। पहले तो ये है कि जो एवास्कुलर नेक्रोसिस है, ये डायग्नोज ही बड़ा लेट होता है। तीसरी या चौथी स्टेज के अंदर जाके ये डायग्नोज होता है, अर्ली ये डायग्नोज ही नहीं होता। हो जाता है लेकिन कोई काबिल बंदा हो या कोई उसके स्पेशलिटीज़ की अंदर आता हो या उस डोमेन में आता हो, वो बंदा इसको जो है वो डायग्नोज कर लेता है। तो जितनी जल्दी ये डायग्नोज हो जाए, इसकी जितनी जल्दी तशख़ीस हो जाएगी, उतना ही जो है ट्रीटमेंट उसका अच्छा होगा और उसको हम मज़ीद जो है आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसमें यह है कि अगर इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। अगर आप पहली स्टेज की बात करें तो पहली स्टेज में जब आपको सिम्टम्स आई हैं, मतलब इलामात आती हैं कि आपका जो है आपको हिप रीजन पे पेन हो रहा है, अगली साइड पे, बैक साइड पे, ठीक है, या ग्रोइन एरिया के अंदर या साइड पे, इसके साथ साथ आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो रही हैं, ठीक है, इसके साथ मतलब जो आप नॉर्मल पहले चीज़ें परफॉर्म कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे अभी, इसके साथ कोई लंगड़ापन आ जाता है, जब आप चलते हैं तो लंगड़ा के चलते हैं, ठीक है, लिम्पिंग जिसको हम बोलते हैं। अगर ये वाले इशू हैं तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें होता यह है कि जब मुसलसल दर्द रहता है तो इसमें जब आप एक्सरे करवाएंगे तो पहली या दूसरी स्टेज के अंदर आपको एक्सरे में कोई मतलब है कि इतना नज़र नहीं आएगा, वो आपको नॉर्मल ही नज़र आएगा। तो जैसे तीसरी और चौथी स्टेज के अंदर जाके जो आपको काफ़ी बिगाड़ नज़र आएगा, जैसे मैंने आपको स्केलेटल के ऊपर पहले दिखाया कि हेड जो है वो काफ़ी राउंडेड होता है, राउंडेड शेप। तो जब आप उनका एक्सरे देखेंगे, अगर मेरे पास कोई एक्सरे पड़ा हुआ मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, एक्सरे के अंदर क्या होता है, वो जो राउंडेड शेप होती है उसमें बिगाड़ आ जाता है, ठीक है, वो वाज़िया नज़र आता है। इसमें जो है मेल की रेशो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मेल जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। अच्छा, फिर इसमें एज में आजकल तो यंग में भी आ रहा है, 35-40 की रेंज में आके स्टार्ट हो जाता है ये होना, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए हैं। अच्छा, इसमें जो है फिर जो इसकी स्टेज 1 और 2 है उसमें आपको एक्सरे में नज़र नहीं आएगा। अगर आपको दर्द मुसलसल है, टैबलेट खाने से या कुछ ऐसा करने से भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो आपको फ़ौरन से MRI करवानी चाहिए। MRI के अंदर आपको चीज़ें क्लियर कट हो जाएंगी। MRI के अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी कौन सी स्टेज है, तो उसमें आपको जो है चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर तो पहली और दूसरी स्टेज के अंदर इसको हम कवर कर लें या हमें डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए, तो उसमें जो है मुख्तलिफ मेडिकेशन के थ्रू और इसके साथ फ़िज़ियोथेरेपी के थ्रू जो इसका इलाज किया जा सकता है। इसके जो हिप के अराउंड मसल्स होते हैं, जो हमारे फीमर के अराउंड मसल हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग की जा सकती है। और क्योंकि स्टेज 1 और 2 में इसका हम कवर कर सकते हैं या इसको मज़ीद 3 और 4 स्टेज में जाने से भी रोक सकते हैं किसी हद तक। लेकिन अगर 3 और 4 स्टेज के अंदर चला जाए तो उसको हम फिर जो है ऑपरेट के अलावा या हिप रिप्लेसमेंट के अलावा हम उसको नहीं रोक सकते। उसके अंदर हमको हिप रिप्लेसमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर तो स्टेज 1 और 2 में है तो काफ़ी हद तक काबू हो जाएगा, जबकि 3 और 4 में चला गया तो फिर जो है आपको हिप रिप्लेसमेंट के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी आपको जो है फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो स्टार्ट करवानी होगी। उसके बग़ैर आप जो है चल नहीं सकते, आपके जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, फिर उसमें मज़ीद जो है वो बिगाड़ आएगा। अच्छा, फिर ये एक साइड पे भी हो सकता है और दूसरी साइड पे भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक साइड पे हो तो आपको बायलैटरल नहीं हो सकता, उसमें काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपको दोनों साइड पे हो जाए। तो खुदारा जब आपको ऐसा कोई इशू हो, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो 3 और 4 स्टेज के अंदर आते हैं, जब उनको फिर बोलते हैं जी ये अब ऑपरेट के अलावा सही नहीं होगा, तो वो फिर ऑपरेट भी नहीं करवाते। तो इसीलिए जब आपको जो मैंने अलामतें बताई हैं, जो एरिया मैंने आपको बताया कि इस एरिया के अंदर अगर आपको दर्द हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, तो अपने ऑर्थोपेडिक को चेक करवाएं, एक्सरे करवाएं, MRI करवाएं, जैसे वो आपको सजेस्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग चलें, ताकि इसकी बर वक्त जो है वो डायग्नोज हो, उसके मुताबिक जो है आपका इलाज हो। खुदा हाफिज़।